हेलो फ्रेंड्स, लाइफ वाइज के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज से इस प्लेटफॉर्म पर एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें यूपीएससी और अदर स्टेट पीएससी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एनसीईआरटी को डिस्कस किया जाएगा। शुरुआत हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से करने वाले हैं। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी और एनवायरनमेंट के संबंधित जो एनसीईआरटी है, उसको डिस्कस करेंगे क्रमशः। आज क्योंकि पहली क्लास है, तो कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस वे पे आगे बढ़ने वाले हैं। हम प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी के, उनको ध्यान में रखते हुए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम उसी अनुपात में टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे। उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे क्रम से। आप अपने स्तर पर भी एनसीईआरटी को पढ़ने का प्रयास करें और उससे शॉर्ट नोट्स बनाएं। साथ में कुछ तो आप क्लास करते हुए साथ-साथ में ही शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, और यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी इम्पोर्टेंट छूट गई है, तो आप उसे एनसीईआरटी से जब पढ़ते हुए उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट को निकाल के आप उसमें ऐड ऑन कर लें। इसके अलावा अ, एक बात और ये होगी कि गुणवत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और कंटेंट को त्रुटि रहित बनाया जा रहा है। फिर भी यदि कोई मानवीय त्रुटि हो जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स पर अ, उस पर लिख सकते हैं और उसमें जो भी सुधार की गुंजाइश होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में आए हुए यूपीएससी, मुख्य रूप से यूपीएससी और स्टेट पीएससी के क्वेश्चन को भी हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपको यह एहसास होता रहे कि कौन से टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम ज्योग्राफी का 6th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन दिस सोलर सिस्टम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। 6th और 7th की जो एनसीईआरटी, 8th की जो एनसीईआरटी लिखी गई है, ये मुख्य रूप से छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई हैं। इसमें इसीलिए इनमें बहुत डेप्थ के कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिलेंगे। इनमें कोई चीज़ क्या है और कहाँ मिलती है, इसकी जानकारी हमें ज़्यादा मिलेगी, और इस कोई चीज़ के जो कारण हैं उसके पीछे के, वो हमें बहुत कम मिलेंगे, या डेप्थ में उन कारणों की चर्चा नहीं होगी। डेप्थ में कारणों की चर्चा होगी 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी में। लेकिन इन एनसीईआरटी को पढ़ने से हमें स कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ फैक्ट की जानकारी हमें होगी। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर सब्जेक्ट की एक भाषा होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, जो उस सब्जेक्ट को समझने में हमारी सहायता करते हैं। तब हम देखेंगे कि हमें इन एनसीईआरटी में से उन चीज़ों को ऐसे निकालना है, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण है। हमें इन एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही कंटेंट को निकालना है। और मेरे द्वारा जो कंटेंट निकाला गया है, ये लग सकता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट निकाल दिया गया है या फिर इसमें कम है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार अ, इसको अरेंज कर सकते हैं। फिर भी आप पाएँगे कि ये जो कंटेंट काफ़ी रिसर्च करके निकाला गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए निकाला गया है। तो हम जब लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तब हम देखेंगे कि अ, हमारे द्वारा जो जानकारी उससे निकाली गई है एनसीईआरटी से, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अपने लेवल पे जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तो यदि आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है, कोई फैक्ट छूट गए हैं, तो आप उसको अपनी कॉपी में ऐड ऑन कर सकते हैं। और मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक है खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं?
कि चाहे वो हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाला चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो या सभी वस्तुएँ जो आसमान में चमकती हैं, इन सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंडों की 2 कैटेगरी है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, तो ऐसे ऐसे जो पिंड हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी है इसकी, ये फर्स्ट। दूसरी कैटेगरी कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती या नहीं होता, तो उन्हें हम ग्रह की कैटेगरी में डाल देते हैं। अच्छा, तो ये जो ग्रह होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये अपना संपूर्ण प्रकाश किससे और ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है और अदर ग्रह हैं, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये जो सारे ग्रह हैं, ये सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। और जब हम इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं फर्स्ट वाली, तो इसमें कुछ खगोलीय पिंडों का जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, उन्हें हम तारा कह देते हैं। जैसे कि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। और फिर हम इसी में आगे बढ़ते हुए समझेंगे कि तारों के समूह के द्वारा आप देखते हैं कि आसमान में विविध आकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं या फिर कॉन्स्टेलेशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। नक्षत्र मंडल क्या है? तो तारों का समूह के द्वारा निर्मित आसमान में विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम आगे देख सकते हैं, जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर, और दूसरा होता है सप्तऋषि या स्मॉल बियर। ये जो सप्तऋषि है या स्मॉल बियर जो है, ये अर्सा मेजर का ही भाग होता है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का ही भाग है। तारों में ही इस एनसीईआरटी में एक ध्रुव तारों की चर्चा की गई है। ध्रुव तारा या उत्तरी तारा भी इसे कहते हैं, पोल स्टार। ये क्या होता है? ये उत्तर दिशा को बताता है कि प्राचीन समय में आपने सुना होगा कि लोग ध्रुव तारे के को देखकर ही दिशा का निर्धारण करते थे रात्रि के समय। और हमेशा इसकी एक और विशेषता है कि ये एक ही स्थान पर स्थित होता है। ये पिक्चर एनसीईआरटी से ली गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लड़की अ, सप्तऋषि तारे के ये जो 2 तारे हैं जिन्हें हम संकेतक तारा कहते हैं, इनकी सीध में ध्रुव तारा दिखाई देता है। ये यहाँ पर ध्रुव तारा है, जो कि उत्तर दिशा को दर्शाता है। उत्तर दिशा को दर्शाता है। एक बात और यहीं पर आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो ग्रह है पृथ्वी हमारी, ये सूर्य से अपने संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करती है। और हमें एक बात यहाँ पर एक फैक्ट और याद रख लेना है कि सूर्य जो है सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा है। ये एक फैक्ट और आप इसमें ऐड करें। इसका ग्रहों के संदर्भ में, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य से ही अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करती है, और सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का एक तारा है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही ईज़ी वे पे ये एनसीईआरटी लिखी गई हैं, तो पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब हम ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं। ये फिगर मैं चाहता तो कॉपी कर सकता था एनसीईआरटी से, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको बनाया है, ताकि आप भी अपनी प्रैक्टिस में लेके आके बना सकें इसको। एक सेकंड।
ये जो फिगर है, ये पूरे ब्रह्मांड का ये फिगर एक दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम सूर्य की स्थिति को कंसीडर कर लेते हैं और आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं और बहुत सारे कुछ छोटे पिंड भी हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो यदि हम इनकी दूरी का क्रम देखें इन ग्रहों की, तो सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक कौन-सा ग्रह है? बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो कई बार छोटे एग्ज़ामों में कई बार पूछ लेता है कि कौन-सा ग्रह सर्वाधिक नज़दीक है, कौन-सा ग्रह सर्वाधिक दूर है और पृथ्वी किस क्रम में है? तो पृथ्वी का दूरी के आधार पर तीसरा क्रम पड़ता है, लेकिन ये आकार में 5वाँ सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद हम और भी चीज़ें को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि शुक्र जो है, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। इसे जुड़वा ग्रह इसलिए कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र की जो आकृतियाँ हैं, वो लगभग समान हैं। इसलिए इसे जुड़वा ग्रह की संज्ञा दे दी जाती है। अच्छा, आप यहाँ पर मंगल ग्रह, ये जो मंगल ग्रह दिख रहा है आपको और ये है बृहस्पति, इन दोनों के बीच में एक पट्टी दिखाई दे रही है। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाता है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है? चाहे तो आप इसके नीचे एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले छोटे पिंडों का समूह, जो कि सूर्य का चक्कर लगाता है, उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो आप बता पाएँगे कि वो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। यूपीएससी ने भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉयड बेल्ट किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है, इस पट्टी को ध्यान में रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परिभाषा चाहें तो जिसे नहीं मालूम है, तो वो लिख सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह पट्टी उन छोटे पिंडों या चट्टानी पिंडों का समूह है, जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाया जाता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, आपको इस फिगर में और भी चीज़ें को समझना होगा कि ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है और सूर्य, इनके बीच में पाए जाने वाले ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और क्षुद्र ग्रह पट्टी और के बाद के जो ग्रह हैं, इन्हें बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। इन्हें आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ पर आप इनर प्लैनेट लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि इनर प्लैनेट के अंतर्गत कौन से ग्रहों को शामिल किया जाता है, आउटर प्लैनेट के अंतर्गत कौन से ग्रहों को शामिल किया जाता है, तो आप बता पाएँगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं और फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है, ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और 11th की एनसीईआरटी में फिर इसके आगे अ, बहुत सी जानकारी दी गई है। 6th क्लास की एनसीईआरटी में तो इनके बारे में बस इतना ही जानकारी देके छोड़ दिया गया है और आंतरिक ग्रह जो हैं, ये सूर्य के सबसे नज़दीक हैं और ये किससे निर्मित होते हैं? ये चट्टानों से निर्मित हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। ये हम एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी में जब हम पहुँचेंगे, तब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आंतरिक ग्रहों को चट्टानी ग्रह और बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह क्यों कहा जाता है। तो उसके कारणों की चर्चा वहाँ पर बहुत अच्छे से की गई है। अभी सिर्फ़ हमें ये समझ लेना चाहिए कि आंतरिक ग्रह कौन होते हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। अच्छा, जो बाह्य ग्रह हैं, ये सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं और ये मुख्य रूप से एक गैसीय पदार्थ से निर्मित हैं, जबकि ये किससे निर्मित है आंतरिक ग्रह? ये चट्टानी पदार्थ से निर्मित हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनके जो कारणों की चर्चा है, हम बस इतनी ही जानकारी यहाँ पर अ, इतनी ही जानकारी यहाँ पर हम सीखते हैं और इतना ही
फिर आगे की जो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इसमें फिर इनके कारणों की चर्चा की गई है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्षुद्र ग्रहों के बारे में क एक और फैक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है कि वैज्ञानिक जो हैं, वैज्ञानिक कहते हैं वैज्ञानिक इनके बारे में कहते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ये जब महाविस्फोट हुआ था, तो विस्फोट के दौरान ग्रहों से अलग होकर के जो पिंड अलग हो गए और फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, उनको ही क्षुद्र ग्रह की संज्ञा में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल सौरमंडल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह ग्रह यहाँ रेप लगा देना, उल्का पिंड आदि मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला जो सूर्य हैं, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। फिर कुछ ग्रह के बारे में कुछ जानकारी दी गई है जैसे कि अभी हमने पढ़े हैं कि 8 ग्रह हैं। प्रारंभ में कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह की संज्ञा से बाहर कर दिया गया और प्लूटो को क्या कर दिया गया? बाहर। और प्लूटो को बाहर होने के बाद अब कितने ग्रह बचे हैं? 8 ग्रह बचे हैं। अच्छा, ग्रह जो होते हैं, ये एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इस इनका जो पथ होता है, इसे कक्षा कहा जाता है। तो कई बार आपसे अ, ये टर्म पूछ सकते हैं कि कक्षा किसे कहते हैं या ऑर्बिट किसे कहा जाता है? तो ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, उसे कक्षा कहा जाता है। ये प्लूटो के बारे में एक फैक्ट है जो ध्यान में रख सकते हैं आप कि 2006 में ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया और बाहर करके इसे बौनी ग्रह या डॉर्फ प्लैनेट का दर्जा दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है जैसे कि ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जो हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ये तीसरा ग्रह है, क्योंकि इसके पहले कौन है? बुध है और शुक्र। इसका नंबर तीसरा लगता है दूरी के आधार पर। पृथ्वी का 2/3 भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसी कारण इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पृथ्वी के बारे में एक और पॉइंट ये निकल के आता है कि इसमें जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों में किनको रख सकते हैं आप? यहाँ पर वायु है, जल है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। इसके अलावा ये पृथ्वी जो है, ना तो ताप बहुत ज़्यादा है, ना बहुत कम है, तो बल्कि ताप भी कैसा है? संतुलित है। मतलब ना बहुत अधिक, ना बहुत कम। तो इस वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का और सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के हुए हैं 82 और सबसे सर्वाधिक उपग्रह उसी के हैं। पहले बृहस्पति के होते थे, लेकिन
अभी कुछ उपग्रहों की और खोज होने के बाद शनि के 82 सैटेलाइट हो गए। अब चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो व्यास है, ये पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4। सॉरी, चंद्रमा का जो व्यास है, ये पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी से दूरी इसकी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ये वाला फैक्ट उतना कोई बड़े एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आप छोटे एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रख सकते हैं। और एक और फैक्ट है चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और इतनी ही समय में यह अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। क्योंकि इसको पृथ्वी के चक्कर लगाने में भी लगभग 27 दिन का समय लगता है और ये अपने अक्ष पर भी घूर्णन करने में लगभग 27 दिन का ही समय लेता है। तो यही वजह है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि अ, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा ही दिखाई देता है, उसके पीछे का भाग नहीं दिखाई देता। उसके पीछे रीज़न ये है कि जितने समय में पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, उतने ही समय में वो अपने स्थान में भी घूर्णन करता है, जिसके फलस्वरूप हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। जिसके बाद इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है ये कि उल्कापिंड। उल्कापिंड से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। उल्कापिंड क्या होते हैं? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, उल्कापिंड। और जब ये उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडल के द्वारा इनमें क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होते हैं और घर्षण उत्पन्न होने से इनमें चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार आपने रात्रि में देखा होगा कि कोई तारा टूटता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में तारा नहीं टूटता है, कोई उल्कापिंड होते हैं जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और वो जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण की वजह से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे उल्का होते हैं जो पूरी तरह से जले बिना, क्योंकि जब उनमें घर्षण होता है, तीव्र घर्षण होता है वायुमंडल से, तो वो जलने लगते हैं और जल के ही वायुमंडल में ही भस्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ बड़े जो उल्का होते हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं जल पाते वायुमंडल में और वो पृथ्वी से आकर के टकरा जाते हैं। तो पृथ्वी पर जब गिरते हैं, तो वो धरातल पर गर्त का निर्माण करते हैं या गड्ढा का निर्माण करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है महाराष्ट्र की लोनार लेक। यहाँ का एक एग्ज़ाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र की जो लोनार लेक है या लोनार झील जो है, इसका जो निर्माण है, ये महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण उल्का के द्वारा ही हुआ है। इसका जो निर्माण है, वो उल्का के द्वारा ही हुआ है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि लोनार लेक क्या कृत्रिम झील है? तो ये कृत्रिम झील नहीं है, ये उल्का के द्वारा निर्मित झील है। कोई उल्का का पिंड आया होगा और वो पृथ्वी से टकराया होगा जिससे एक गहरे गड्ढे का निर्माण हुआ होगा और बाद में उसमें पानी या जल भराव होने की वजह से वो झील में तब्दील हो गया। इसके बाद हम एक लास्ट लास्ट टॉपिक बचता है कि आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा को गैलेक्सी या मिल्की वे भी कहा जाता है। ये ये आकाशगंगा जो है, ये तारों लाखों तारों का समूह है। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है। हमारा सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का ही भाग है। इसी आकाशगंगा का भाग है। करोड़ों तारों और बादलों और गैसों की एक प्रणाली होती है, जिसमें लाखों तारे एक समूह में पाए जाते हैं। उसे हम आकाशगंगा का नाम दे देते हैं और कई सारी लाखों आकाशगंगाएँ मिलकर के फिर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यदि हम एक सर्कल के फिगर से देखें तो ये हमारी सबसे छोटा भाग है कि पृथ्वी जो है किसका भाग है? ये सौरमंडल का भाग है और सौरमंडल किसका हिस्सा है? तो ये आकाशगंगा का भाग है और आकाशगंगा किसका भाग है? ब्रह्मांड का भाग है। तो ऐसे करके भी आप अ, इससे समझ सकते हैं कि
सबसे बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें कई सारी लाखों आकाशगंगाएँ होंगी। और आकाशगंगा का निर्माण कैसे होता है? तो लाखों तारों के समूह से, जो कि हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं, उनसे आकाशगंगा का निर्माण होता है। और सौरमंडल का ही एक ग्रह है, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे क्या 8 ग्रह हैं, उनमें से एक हमारी पृथ्वी है। तो ये फिगर हाँ, एनसीईआरटी में दिया गया था, इसलिए मैंने भी यहाँ पर बना दिया। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम अ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमने जो पढ़ा है वो कितना सार्थक है। जैसे 1995 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि उल्का क्या है? तो ये तीव्र गति से चलता तारा है या बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है या तारामंडल का भाग है या पुच्छहीन धूमकेतु है। तो अब भी आपने पढ़े हैं जो उल्का होते हैं ये बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट करने वाले द्रव्य के अंश हैं। ये इंग्लिश में भी जिन्हें देखना है क्वेश्चन तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी हमने अभी पढ़ा है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल की टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो हमने अभी पढ़े हैं कि जो क्षुद्रग्रह पट्टी है वो किसके बीच में पाई जाती है? वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इसे एस्टेरॉइड भी कहते हैं। एस्टेरॉइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यूपीएससी ने 1997 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा एक और तीसरा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है इससे रिलेटेड इस चैप्टर से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? ये भी 97 में यूपीएससी ने पूछा है। तो हमने अभी पढ़े हैं कि जो सूर्य है ये पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक तारा है। तो आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे इन क्वेश्चन को देखते हुए कि ये ऐसा नहीं है कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते नहीं है। इनसे भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी आता है तो वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि एक-एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।